नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षकों के परिवार टेट फैमिली, टीटी फैमिली, टीचर्स फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज की हम वीडियो की बात करेंगे, क्लास में बात करेंगे रीट बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ फुल सॉल्व पेपर करेंगे 2021 में। जो आपके 2021 में पूरा पेपर पूछा गया था बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का, CDP का, ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। विथ डिटेल के साथ चर्चा भी करेंगे, क्योंकि आगामी एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे या एक्सपेक्टेड प्रश्न हो सकते हैं, रिपीटेड प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था कि मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी समान बालकों में समान बालकों में विशेष विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर हमें संकेत कर रहा है? यानी इस प्रश्न के द्वारा समझाया यह गया है, पूछा यह गया है कि मानव विकास जो है आजीवन चलता रहता है। बिल्कुल सही बात है। यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, ये भी सही बात है, व्यक्तित्व विभिन्नताएं पाई जाती हैं, किंतु सभी समान बालकों में विकास का क्रम एक रहता है। विकास का जो क्रम रहता है वह एक ही रहता है। तो यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर आपका संकेत कर रहा है? सतत विकास का, परस्पर संबंध का, समान प्रतिरूप का, या समान से विशिष्ट अनुक्रियाओं के सिद्धांत की बात करें तो यह जो सिद्धांत है, यह समान प्रतिरूप के सिद्धांत का जिक्र होगा। क्योंकि कोई भी दो बाल्यावस्था, अति और फिर किशोरावस्था, इसके बाद वयस्क अवस्था होती है और अंत में वृद्धावस्था आती है। तो मानव जीवन परिवर्तनशील है, इसलिए इसमें परिवर्तन होते रहते हैं और व्यक्ति में आयु के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। इसलिए सी ऑप्शन हम बात करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था, ये जान लेते। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है कि जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं आपको बताई हैं। पहली अवस्था होती संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। दूसरी होती आपकी कौन सी होती है, सभी लोग बताइएगा। उत्तर संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे, 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था। तीसरी होती मूल संक्रियात्मक अवस्था, 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। और चौथी होती है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 या 11 से। तो यहाँ पे अंतिम अवस्था पूछा गया, तो अंतिम हमारी जो चतुर्थ अवस्था है वह अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल, थॉमस सेंट मॉर्गन, जेम्स वाटसन या चार्ल्स डार्विन की बात करेंगे। अगर आपको पता है, आपने एग्जाम दिया होगा, तो ज़रूर एक बार चेक कीजिए, अपना स्कोर बेटर कीजिए, ठीक है। तो अनुवांशिकी के जनक कौन कहलाते हैं, सभी बताइएगा। तो अनुवांशिकी के जो जनक कहलाते हैं सभी लोग जानते हैं कौन है? ग्रेगर जोहेन, ठीक है। ग्रेगर जोहेन की बात करेंगे। और मेंडल का अगर बात करते हैं, ग्रेगर मेंडल यहाँ पे दिया गया है। तो ग्रेगर मेंडल जो है मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, ठीक है, सभी परिचित होंगे। आइए बात करते हैं 4th प्रश्न की। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? देखिए यहाँ पे किसकी बात करेंगे, व्यक्तित्व मनोविश्लेषण सिद्धांत का जिक्र हुआ है। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक आपके अब्राहम मैस्लो हैं, सिगमंड फ्रायड हैं, कार्ल रोजर्स हैं या जीन पियाजे जी हैं। सभी कमेंट कीजिए, अगर आपको पता है बेफिक्र कमेंट कीजिए। आपका एक एक कमेंट फीडबैक चरोपरी है, शर्मान है। जब भी देखिए व्यक्तित्व मनोविश्लेषण सिद्धांत का जिक्र होता है, सिगमंड फ्रायड का नाम आता है, ठीक है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व को 3 कारक प्रभावित करते हैं। पहला कारक कौन सा होता है आपका? पहला कारक होता है वंशानुक्रम, या इसे हम कह सकते हैं जैविक कारक। दूसरा जो कारक आपका होता है वह होता है समाजशास्त्री कारक। और तीसरा जो कारक होता है वह होता है मनोवैज्ञानिक कारक। और फ्रायड ने 1927 में, कब दिया था? फ्रायड ने 1927 में व्यक्तित्व की संरचना का उल्लेख किया। आइए बात करते हैं 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न दिया गया कि एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? क्या एक 10 वर्ष का बालक है, यानी IQ लेवल हमें बताना है। IQ लेवल सभी लोग देते हैं, MA ऑफ CA होता है। मानसिक आयु 12 है और CA एज जो दी गई है, तो IQ का फार्मूला MA ऑफ CA मल्टीप्लिकेशन 100। CA हमारा कितना दिया गया? 10 दिया गया है। मल्टीप्लिकेशन 100 कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 12 गुणे 10 करेंगे 120 आ जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
ठीक है, कोई डाउट हो अगर आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि डाउट मन में बिल्कुल एक भी नहीं रखना है, क्योंकि सारे डाउट क्लियर करना है तभी प्रिपरेशन बेहतर हो जाएगी। सी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम या सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, अल्बर्ट बंडूरा का जिक्र हो चुका है। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का जो सिद्धांत कहलाता है वह कौन सा कहलाता है? सभी परिचित होंगे, वह है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, कि अंतर्दृष्टि की बात करेंगे। सभी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम बात करेंगे सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, रेमंड कैटेल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? 5, 14, 16 या 8 कारक? तो रेमंड कैटेल का जिक्र हो चुका है। तो रेमंड कैटेल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? अगर आपका जवाब 16 है तो बिल्कुल आप सही है। ठीक है, यहाँ पे हम सी वाला ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? अब्राहम मैस्लो सभी लोग परिचित होंगे, इनके पदानुक्रम दिए गए हैं, इनमें कौन कौन सा सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। देखिए, अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता का जो पदानुक्रमिक है उसमें दैहिक आवश्यकताएं हैं, स्नेह एवं संबद्धता है और आत्मसिद्धि है। ये तीनों सम्मिलित हैं, लेकिन व्यक्तित्ववाद और समूहवाद आपका सम्मिलित नहीं है। और यही पूछा जा रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद करते हैं अगला प्रश्न। क्या पूछा गया था कि एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? द्वंद्व कहलाता है, कुंठा कहलाती है, चिंता कहलाता है या दबाव कहलाता है? तो एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत अगर इच्छाएं होती हैं या इच्छाएं होना जो कहला जाता है वह हमारा क्या कहलाता है? द्वंद्व कहला जाएगा। क्योंकि जब भी विपरीतता का जिक्र होता है द्वंद्व हमेशा होता है। ठीक है, द्वंद्व की स्थिति में व्यक्ति का होता है उलझन में फंसा रहता है, वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता है क्योंकि उलझन में रहता है। और मानसिक संघर्ष की स्थिति को ही क्या कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व किसको कहते हैं? मानसिक संघर्ष की स्थिति को, कि हम राइट जाएं कि लेफ्ट जाएं, आगे जाएं कि पीछे जाएं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टेफन कोरे से संबंधित है? देखिए, एक बात आपको याद रखना है, जब भी अनुसंधान में स्टेफन कोरे का जिक्र होगा एक ऑप्शन को आपको सटीक मारना है, वह है क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान स्टेफन कोरे से संबंधित है। कोरे से, डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। अगला है, व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? जी हाँ, जो व्यक्तिगत हमारे आप में विभिन्नताएं होती हैं उनको निर्धारित करने वाले जैविक कारक, तो इसमें 3 आपके जैविक कारक हैं, वो आप पहचान लीजिए तो एक आपका ऑलरेडी पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक आनुवंशिकता होता है, जन्मजात स्वभाव होता है, शारीरिक स्वास्थ्य। ये तीनों व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने वाले जैविक कारक हैं। लेकिन अभिभावक और बालक का जो संबंध होता है ये आपका जैविक कारक पर नहीं आता है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में अभिभावक बालक का संबंध ये जैविक कारक नहीं आएगा। जैविक कारक आनुवंशिकता होती है, जन्मजात स्वभाव होता है और शारीरिक स्वास्थ्य होता है। अगला प्रश्न है, डाउन संलक्षण का कारण क्या होता है? त्रिगुण सूत्र 20, त्रिगुण सूत्र 21, XX टी गुण सूत्र या त्रिगुण सूत्रता 22? सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, डाउन संलक्षण की बात करेंगे तो डाउन संलक्षण का जिक्र हो चुका है, तो त्रिगुण सूत्रता 21 को कहा जाता है। जो डाउन संलक्षण होता है वह त्रिगुण सूत्रता 21 के कारण होता है। अगला प्रश्न, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय क्या होता है? निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता या गणना की समरूपता की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, जिनका सपना है रीट एग्ज़ाम को फतेह करना, सिलेक्शन 101% पक्का करना, इस बार की तैयारी सिलेक्शन होगी आपकी पक्की यारी। ठीक है, पक्का सिलेक्शन पाना है, सभी बेहतरीन फीडबैक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए, विश्वसनीयता की अवधारणा से जो हमारा आशय होता है वह हमारा होता है प्राप्तांकों की बारंबारता। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर डाउट हो किसी प्रश्न पर आप लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है? देखिए, प्रक्षेपी परीक्षण की बात करें तो आपका SCT हो गया, TAT हो गया, ड्रा एन मैन हो गया
और MMPI। तो MM जो PI होता है ये आपका प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। तो MMPI कौन सा परीक्षण है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो बताइएगा, हम डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी या कमेंट बॉक्स में हम आपको बता दिया जाएगा। पहले स्वयं कोशिश कीजिए। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, डेविस वेसलर या एरिक एरिक्सन की बात करेंगे। साथियों, जब भी बहुबुद्धि सिद्धांत का जिक्र होता है, इनके प्रतिपादन का जिक्र होता है, एक ही नाम आता है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत में गार्डनर यह स्पष्ट किया है कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुआयामी होता है। ये प्रश्न आ सकता है कि किसने स्पष्ट किया है कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुआयामी होता है? वही बात करेंगे, हार्वर्ड गार्डनर की बात करेंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? जी हाँ, उपचारात्मक शिक्षण तेजी से सीखने वाले, धीमे से सीखने वाले, प्रतिभाशाली बालक या रचनात्मकता बालक की बात करेंगे। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का जिक्र हो चुका है। तो उपचारात्मक शिक्षण जिन बालकों के लिए प्रयुक्त होता है वह धीमे सीखने वाले को होता है। किन्हीं वालों को, जो बालक धीमे होते हैं उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण की खेलकूद जो विधि है किस सिद्धांत पर आधारित होती है? शिक्षण की विधियों के, वृद्धि और विकास के, शिक्षण और समाजशास्त्री के या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के। तो शिक्षण की जो खेल कूद विधि है ये किस सिद्धांत पर आधारित होती है? सभी कमेंट करके बताइएगा। तो यह शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, क्योंकि खेल कूद शब्द दे दिया गया, खेल कूद विधि में सभी लोग जानते हैं शारीरिक का ही कार्य होता है। तो शिक्षण की खेल कूद जो विधि होती है वह शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर आधारित होती है, क्योंकि खेल कूद से बालकों का विकास होता है। खेल कूद में बालक कई प्रकार की चीज़ें भी सीखता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है NCF 2005। NCF 2005 को राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर कोठारी, प्रोफेसर मेहरोत्रा, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर राममूर्ति। दो शब्द आपने सुना होगा, एक कोठारी का, एक यशपाल का सुना होगा। ठीक है, तो जब भी NCF 2005 के राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति की जिक्र होता है प्रोफेसर यशपाल का नाम आता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है RTI अधिनियम। RTI या कह सकते हैं RTA होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन जो पॉलिसी है, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है आपका अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? तो सभी को तो होगा 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए, आयु के समूह के लिए। RTA राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करेंगे, शिक्षा अधिकार अधिनियम की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? जी हाँ, दैहिक अभिप्रेरक, दैहिक देह शरीर से संबंधित है, उपलब्धि, भूख, प्यास, नींद। दैहिक अभिप्रेरक कौन सा नहीं होगा? देखिए साथियों, जो आपकी भूख, प्यास, नींद होती है दैहिक अभिप्रेरक होता है, लेकिन उपलब्धि आपका दैहिक अभिप्रेरक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उपलब्धि का संबंध व्यक्ति की योग्यता या क्षमता से होता है। किससे होता है? उपलब्धि का, आपकी जो योग्यता, आपकी जो क्षमता होगी वो उपलब्धि संबंध होता है। ठीक है, इसलिए उपलब्धि क्या है? अर्जित की जाती है, दैहिक अभिप्रेरक नहीं होता। उपलब्धि क्या है? एक अर्जित की जाती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? सभी बताइएगा। और ऑलरेडी हम NCF 2005, RTA 2009, शिक्षा अधिकार, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न ऑलरेडी हम क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है, इंडी स्क्रीन पर ऑलरेडी दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे वीडियो खत्म होगा आपको वो सारे, ठीक है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? शिक्षकों का प्रशिक्षण करना, कक्षा कक्ष में अधिगम, बालक के चिंतन का गणितीकरण या गणित की विषय वस्तु। तो NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह होता है बालक के चिंतन का गणितीकरण करना, अर्थात बालक में गणितीय प्रश्नों को हल करने की क्षमता बढ़ती है। और गणितीकरण यदि बालक के चिंतन में शामिल हो गया तो बालक को गणित सीखने में जो है क्या हो जाती है? आसानी होती है। अगला प्रश्न है पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। सामाजिक सीखना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन या संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करेंगे।
तो पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना। जी हाँ, पारितोषिक मतलब पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखना। अधिगम जिस सिद्धांत से संबंधित हो जाता है वह आपका हो जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार बालक को यदि यह ज्ञात है कि वह अपना काम पूरा करने के बाद उसे क्या किया जाएगा, पारितोषिक पुरस्कार दिया जाएगा, तो वह सीखने का प्रयास करता है। इसी प्रकार बालक दंड के भय से सीखने का भी प्रयास करता है, क्योंकि उसे पता है कि काम न करने की स्थिति में उसे दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात करेंगे, सिद्धांत की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। देखिए, जब बालक बाल्यावस्था की कैटेगरी पर होता है, इस अवस्था में जब बालक होता है तो उसमें कल्पना, तर्क और प्रतिबिंबन संबंधित है, लेकिन पूर्व अनुभव यहाँ पे संबंधित नहीं होता है। बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित पूर्व अनुभव आपका नहीं होगा, क्योंकि एक बालक जो है बाल्यावस्था के दौरान कौन सा, प्रतिबिंबन, तर्क और कल्पना के द्वारा बहुत से चीज़ों को समझने का प्रयास करता है, और प्रारंभिक अवस्था होती है इसलिए उसे पूर्ण अनुभव नहीं होता है। ये प्रारंभिक अवस्था ही तो अनुभव उसे कहाँ मिल पाएगा। तो जब बच्चा किशोरावस्था, युवावस्था में जाता है तब उसे फिर अनुभव मिलता है, वो फिर कहलाएगा पूर्ण अनुभव। तो पूर्ण अनुभव आपका बाल्यावस्था का जिक्र नहीं हो सकता है। अगला, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है। व्यक्तित्व के, बुद्धि के, उपलब्धि के या रचनात्मकता की बात करेंगे। तो किसी विशेष कार्यक्रम प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करना हो तो जिन परीक्षणों का परिकल्पित किया जाता है विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन के लिए, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपलब्धि की बात करेंगे। ठीक है, तो उपलब्धि परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति जो है व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है। वृद्धावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शिशुअवस्था। तो विकास की जिस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है वह हमारा कहलाया जाता है किशोरावस्था। जब भी समायोजन में समस्या का जिक्र होता है वह आपका किशोरावस्था स्वरूप ही आ जाता है। किशोरावस्था अर्थात 12 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था की बात करें। सभी कमेंट कीजिएगा, मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, टीचर्स जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना, टीचर बनना, सरकारी सीट घर में लाना, एक पक्की सरकारी सीट, उसके लिए अभी से तैयारी में लग जाइए, जुट जाइए, क्योंकि सिलेक्शन स्वरूप ही है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर होता है। अध्यापन शैली पर, विषय वस्तु पर, भाषा पर या सामाजिक आर्थिक स्थिति पर। देखिए, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार पर देखा जाए जो निर्भर करता है वह अध्यापन शैली पर करता है, ना कि विषय वस्तु, ना कि भाषा, ना ही सामाजिक आर्थिक स्थिति पर। तो शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार पर जो है अध्यापन शैली पर वह निर्भर करता है। RTA, जी हाँ साथियों, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात कितना होना चाहिए। 25:1, 35:1, 40:1, 30:1, सब बताइए। प्राइमरी लेवल में RT एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग विद्यालय और में जो है विद्यार्थी और अध्यापक का अनुपात जो है कितना होना चाहिए, सभी कमेंट करके बताइए। अगर आपका जवाब 30 और 1 है, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बताइए। 31 की बात करेंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। मध्यावधि परीक्षा का एक उदाहरण बताइए। रचनात्मक मूल्यांकन का, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन का या नैदानिक मूल्यांकन की बात करेंगे। तो मध्यावधि परीक्षा का जो एक उदाहरण एग्जाम्पल कहलाया जाता है वह हमारा योगात्मक मूल्यांकन कहला जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही कर लीजिए। अगला दिया गया, कौन सा रोग वंशानुगत होता है। ADHD, आपका फिनाइल कीटोनूरिया, पार्किंसंस या HIV एड्स की बात करेंगे। वंशानुगत की बात करेंगे, यानी माता पिता से जो आता है। ठीक है, उस रोग का नाम क्या होता है, उस रोग का नाम होता है
फिनाइल कीटोनूरिया की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। और आपका ये 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? भाटिया बैटरी, रोर्सा परीक्षण, WAIS या रेवन का SPM। तो कौन सा बुद्धि निष्पादन का परीक्षण कहलाता है? तो सभी परिचित होंगे, किसकी बात करेंगे? भाटिया बैटरी परीक्षण की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों बाल विकास शिक्षण शास्त्र शिक्षण विधियों को फुल सॉल्व पेपर हमने 2021 का जो तो पूरा कर लिया है, बाकी अदर ईयर के भी करेंगे। और लगभग यहाँ से दोस्तों हम 50 जो है प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। जी हाँ, 50 प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर करने जा रहे हैं, जो आपके CDP बाल विकास में 30 में से 25 प्लस आसानी से आपके स्कोर प्राप्त हो जाएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि जब 50 प्रैक्टिस सेट करेंगे, 50 मतलब सभी लोग जानते हैं 50 प्रैक्टिस सेट और 30 क्वेश्चन, मतलब लगभग कह सकते हैं 1500 प्रश्न। और जब 15 प्रश्न जब आप करते हैं तो आपके 25 प्रश्न बिल्कुल A to Z सिलेक्टेड फंसेंगे, A to Z सिलेक्टेड सही होंगे। तो मैं आपके साथ जयसवाल सर आपकी क्लास पर जल्दी मिलता हूँ। अगले प्रैक्टिस सेट अगले पेपर पर मिलते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।